हे फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इस प्लेटफॉर्म अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भक्ति काल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल वन लाइनर क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल जी के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में। जैसे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बुक को पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो हम लोग इसे वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं रीतिकाल के साथ। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना है। तो यहाँ पर देखिए, ईस्वी में अगर आप लोग इसे कन्वर्ट कर उसको बदलेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका इसमें क्या करना है, -57 करना है, तो आपका इसमें ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें करेंगे तो 1843 हो जाएगा। तो 200 वर्ष तक ये देखिए आपका बस काल चला है, इसके ज़्यादा ये नहीं चला है। इसकी समय सीमा बहुत कम थी, बस 200 वर्ष। और शुक्ल जी ने इस काल को 3 प्रकरणों में बांटा है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से प्रकरण हैं। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि, प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि। ये 3 हैं प्रकरण में। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा। अब देखिए, हिंदी कविता के विकास पर इन्होंने क्या कहा है। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया है। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। लक्षण ग्रंथ परिपाटी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का मानना है, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं। वास्तव में वे कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। ये लक्षण ग्रंथ हैं। इससे इनका कहना है कि जैसे जो भी कवि हैं वो सभी लोग आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं, और उनके में ये गुण भी नहीं होते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो रीतिकाल की शुरुआत है वो चिंतामणि त्रिपाठी जी से मानी है। केशव दास को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। रीतिकाल का नामकरण देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधु में कौन कौन से लोग आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। इन तीनों का नाम तो आप लोग अच्छे से एकदम रख लीजिए। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल रमाशंकर शुक्लसाल, और अंधकार काल त्रिलोचन ने। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में अब देखिए विद्वानों के क्या क्या मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इसमें प्रवर्तक भी देखिए अलग अलग माने गए हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। अब देखिए, जो श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा है उसको भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध में रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं। और रीति मुक्त में
रीति परंपरा के साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। रीति मुक्त, रीति सिद्ध एंड रीतिबद्ध, ये 3 भाग हैं श्रृंगार काल के। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। देखिए, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति सिद्ध कवि को श्रेणी में जिस कवि को रखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, ये पूरा डिटेल है। ये आपको सरस्वती पांडे जी की बुक में भी मिल जाएगी, जिसके पास होगा वो वहाँ से भी देख सकते हैं। रीतिबद्ध कवि में कौन कौन से कवि रखे गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए पॉज करके। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम क्लियर करने का, तो इससे बार बार आप लोग पढ़िए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, देखिए रीति कितने भाग में बांटे हैं, इनका दिया गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसी तरह बच्चन सिंह का देखिए, रीति चेतस कवि और काव्य चेतस कवि बद्ध रीति कवि के अंतर्गत रखे हैं। इसमें देखिए कवि कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए आप लोग। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो सब मिल जाएंगे हौच पौच। इस तरह डॉक्टर नगेंद्र की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र के देखिए अपोजिट हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सारे कवि को रखा है, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र का पूछा जाता है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र रीति मुक्त कवि में रखे हैं इन लोग को, और रीति सिद्ध कवि में देखिए सबके सन भी दिए गए हैं। इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है उनका तो आप लोग लर्न कर लीजिए। सेनापति 1589 ईस्वी, वृंद देख लीजिए। इस तरह सबके सन इम्पोर्टेंट जो हैं सारे दिए गए हैं। ये रीतिबद्ध कवि हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी क्या थे? रसवादी आचार्य थे। और चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर थे, मतलब भाई थे, मत्तीराम भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी, 3 भाई थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, देखिए चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। ये भूषण के बारे में कथन है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने मत्तीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। वृत्त कौमुदी या छंदसार को। मत्तीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, जिसे जहांगीर के आश्रम में लिखा गया था, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। देखिए, किसी ने फूल मंजरी मत्तीराम का प्रथम ग्रंथ माना है, शुक्ल जी ने, और बच्चन सिंह ने रसराज को माना है। मतलब दोनों ही इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें जो दोहे में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मत्तीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जिसमें देखिए भाषा भूषण 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण है। भाषा भूषण में अलंकार प्रसिद्ध हैं। और प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश,
आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ने देखिए सुखदेव मिश्र के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र जी के बारे में है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कवि राज की उपाधि दी थी। राज सिंह गौड़ ने। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम लोग देख लेते हैं। वृत्त विचार 1671 ईस्वी, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसायणव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय, ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तोष रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि, नक्शिक, विनय शतक। कुलपति मिश्र ध्वनिवादी आचार्य थे। वे प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 माना गया है। कुलपति मिश्र की कृतियां हैं रस रहस्य 1670, मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है ये। द्रोण पर्व, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबंध अनुवाद है। युक्ति तरंगड़ी और नक्सिक, नक्सिक इनका अप्राप्य है। डॉक्टर नगेंद्र एक पुस्तक दुर्गा भक्ति, डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इतनी सारी देव की बहुत सारी रचनाएं हैं, जल्दी इन्हें आप लोग पढ़ लीजिए। भाव विलास, रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन की जिसमें किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अंदर से भी पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अष्टयाम 8 पैरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास में भवानी दत्त को समर्पित है। और ये देवचरित में देखिए कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है ये देवचरित। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। और जाति विलास बहुत इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन जिसमें किया गया है। रस विलास में राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। और शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसादी का वर्णन है। और सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवय का संग्रह है। सुख सागर तरंग। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। और देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है देव शतक। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। सुख सागर तरंग का संपादक मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। मिश्र बंधु के पिता का क्या नाम है? बाल दत्त मिश्र ने। किसका संपादन किया था? सुख सागर तरंग का 1897 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सुख सागर तरंग देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई हैं जो निम्न है। ये देखिए कृतियां हैं वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिक और प्रेम दर्शन। ये रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ कृतियां हैं। देव की कुछ कृतियां हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। अंग दर्पण 1737, इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार है। रस प्रबोध 1741, 1155 दोहों में रस का वर्णन है। रीतिकाल का देखते हैं, 1 लाइनर क्लास 2 है ये, इसको मैंने इसमें ऐड किया है।
ऋतिक काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। जितनी जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे आधुनिक काल को। ऋतिक काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि ऋतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर माना है। नलिन विलोचन शर्मा ने ऋतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ माना है। बिहारी लाल के आश्रयदाता महाराज जयसिंह थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में, इसकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। देखिए दोहा छंद में है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। सतसया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे वेद सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्न हैं। देखिए बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से भी अधिक टीकाएँ, सबसे ज़्यादा टीकाएँ बिहारी सतसई पर ही की गई हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है। कृष्ण कवि कृष्ण लाल की टीका लल्लू लाल लाल चंद्रिका। सरदार कवि की टीका सुरती मिश्र अमर चंद्रिका। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य। देखिए हरि प्रकाश टीका भी लिखे हैं कृष्ण कवि। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका इन्हें माना गया है। बिहारी रत्नाकर को जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। संजीवनी भाष्य लिखी है पदम सिंह शर्मा ने। प्रभुदयाल पांडे की टीका आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है और आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई फारसी भाषा में। बिहारी सतसई पर लिखे गए ग्रंथ प्रभुदयाल मिश्र ने बिहारी के दोहों को खड़ी बोली में रूपांतरित किया। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सतसई को बिहारी बिहार शीर्षक से दोहे के स्थान पर कुंडलियाँ छंद में भावानुवाद किया। बुंदेलखंड निवासी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सतसई का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया। आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई में शीर्षक से फारसी भाषा में बिहारी सतसई की टीका लिखी। पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से बिहार के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। पदम सिंह शर्मा ने बिहार के दोहों की तुलना देखिए किससे की है। संस्कृत प्राकृत हिंदी उर्दू के कवि शादी से करने के लिए बिहारी सतसई पर संजीवनी भाष्य शीर्षक से ग्रंथ लिखा तथा सतसई संहार शीर्षक से ज्वाला प्रसाद मिश्र की भावार्थ प्रकाशित टीका की आलोचना सरस्वती पत्रिका में छपवाई। अब कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ को देख लेते हैं। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। देव और बिहारी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। बिहारी की वाक विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। बिहारी सतसई की सुबोध टिक्का राम वृक्ष वेनीपुरी की है। यह जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आलोचना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीतिकाल से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी जितना मान किसी का भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी जितना मान किसी का नहीं है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं से नहीं वरन गुणों से होता है। मुक्तक कविताओं में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती। इसमें कथा प्रसंग की परिस्थितियों में डूबा पाठक और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इतना देखिए पूछा जा सकता है, इतना भी।
कविता उनको श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची, नीचे ही रह जाती है। लाला भगवान दिन ने सूर व तुलसी और केशव के बाद बिहारी को चौथा रत्नयुग माना है। पहले पे सूर, दूसरे पे तुलसी और तीसरे पे केशव, चौथे पे बिहारी। बलदेव उपाध्याय ने हाल गाथा के गोवर्धन आचार्य को भाषा का तथा बिहारी को दोहा का बादशाह माना है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी संख्या 713 मानी है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, ये देखते हैं हम लोग। अमरुक कवि की अमरुक शतक जो कि संस्कृत भाषा में है। हाल शालिवाहन कवि का ग्रंथ गाथा सप्तशती जो कि प्राकृत भाषा में है। और गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती जो संस्कृत में है। अब यहाँ पर भिखारी दास की रचनाएं हैं। भिखारी दास के बारे में बात करेंगे हम लोग कल की वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसे भी आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।